नमस्कार, इकोनॉमिक टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और साथ ही नजर डालेंगे क्या कुछ खास आज रह सकता है जब कारोबार जगत की बात की जाती है। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं टॉप लाइंस पर। अमेरिका में ट्रंप की घोषणाओं पर भारत की नजर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, यूएस से भारत को और अधिक ऊर्जा मिलने की उम्मीद। ग्रे मार्केट की गतिविधियों को रोकने के लिए नई प्रणाली लाने पर विचार कर रहा है सेबी। निवेशकों को नुकसान से बचाने में मिलेगी मदद। भारत में बढ़ी कारोबारी डील की संख्या। ग्रांट थॉर्टन की रिपोर्ट, 2024 में भारत में कारोबारी डील्स में 33% का इजाफा। और आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 245 अंक चढ़कर 76,084 और निफ्टी 57 अंक की बढ़त के साथ 23,082 पर कर रहा है कारोबार। तो जाना आपने आज की क्या टॉप लाइन्स हैं, यानी क्या कुछ खास कारोबार जगत की जब बात की जाती है और आज भी क्या कुछ खास रहेगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे आज के बाजार को लेकर भी। जब हम कारोबार जगत की बात कर रहे हैं, क्या कुछ खास रहेगा बाजार में, इस पर आइए पहले आपको जानकारी दे देते हैं किस तरीके से आज शुरुआती तौर पर गिफ्ट निफ्टी की अगर पहले बात की जाए, क्या स्थिति नज़र आ रही है गिफ्ट निफ्टी में। आप देख सकते हैं हर निशान के साथ कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है 23,122 के स्तर पर। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सेंसेक्स की भी, तो आप देख सकते हैं 76,084 के स्तर पर कारोबार होता हुआ 245 अंकों से अधिक की जो बढ़त है वो आज नज़र आ रही है शुरुआती दौर में। और साथ ही साथ अगर बात की जाए निफ्टी 50 की भी, तो आपको बता दें यहाँ भी 57 से अधिक अंकों की जो बढ़त है वो हम देख सकते हैं, जिसके बाद ये 23,082 पर फिलहाल कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में अगर हरे निशान के साथ जो बढ़त आ रही है, टॉप गेनर्स आज कौन कौन से हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं ब्रिटानिया, सन फार्मा, श्रीराम फिन, इन्फी और एलटी, जहां पे हर निशान के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। आज की टॉप गेनर्स ये बने हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज की टॉप लॉसर्स कौन है, जहां पे लाल निशान नजर आ रहा है। उस सूची को देखें तो आप देख सकते हैं बीईएल, टाटा मोटर्स, टेरेंट, पावर ग्रिड और बीपीसीएल, जो कि आज लॉसर्स की श्रेणी में फिलहाल शुरुआती चरण में नजर आ रहे हैं। तो ये तो बात हुई कारोबार जगत की, किस तरीके से उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्विट्जरलैंड में स्विस फेडरल रेलवे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के बीच रेलवे में सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और रखरखाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। दरअसल अश्विनी वैष्णव विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक में शिरकत करने के लिए स्विट्जरलैंड में है। 20 से 24 जनवरी तक चलने वाली इस बैठक में अश्विनी वैष्णव भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने दावोस में भारत में बुनियादी ढांचागत उत्कृष्टता और नागरिक उड्डयन परिदृश्य में बदलाव विषय पर एक चर्चा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत में विमानन अवसरों पर चर्चा की। एमआरओ विकास को लेकर सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों की बात की गई। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने दुनिया के उज्ज्वल हरित भविष्य के लिए एविएशन इंडस्ट्री में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के इस्तेमाल करने के लिए रोड मैप बनाने पर भी जोर दिया। One interesting thing we want to explore more into is the MRO sector. We see that a lot of business is happening there. We are only doing 20% of the maintenance of the whole aircraft in India itself. Much of it is being handled outside, and we want to change that picture a little bit now. We want to explore different areas. We want our airports to be sustainable. We want the whole aviation to be as much sustainable as possible. We are trying to utilize all the land that we have at the airports and converting them into renewable energy generation. Most of them are through solar. What is interesting and what would be an ideal way of looking at this sustainability angle, one is trying to produce the energy that we need in a very sustainable manner, renewable energy sources for that. But the other thing is, how do we reduce the consumption of by bringing in more efficient ways of utilizing the existing power that we have. So it's a both supply and demand way of looking at this sustainability. We are opening up 11 more airports also in the coming days. So that's a great opportunity for people who want to come into the airport development sector, bringing in a lot of investment into developing the airports also. आपको बता दें दावोस में केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू ने महाराष्ट्र पवेलियन का दौरा भी किया। महाराष्ट्र पवेलियन में केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की और देश में निवेश बढ़ाने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
इसके साथ ही अगर बात की जाए किस तरीके से स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान भारत का महाराष्ट्र राज्य इतिहास किस तरीके से रच रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र को दावोस में केवल एक दिन में 6,25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भारी निवेश मिला है। इस निवेश के लिए 31 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें टाटा ग्रुप, सीएट कंपनी, पावर एंड ऊर्जा, ओपन ऑरिजिन इंडिया, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड और ई लर्निंग सॉल्यूशन शामिल रहीं। The speciality about MOUs is that they are from almost all the fields and they are in various sectors of Maharashtra, various areas of divisions of Maharashtra. So I think we had very good interaction with all the industries and they are very keen to invest in Maharashtra. आपको बता दें इन समझौतों में जेएसडब्ल्यू द्वारा 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। वहीं जेएसडब्ल्यू ग्रुप के अध्यक्ष सज्जन जिंदल ने महाराष्ट्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तारीफ करते हुए कहा कि जो एक बार महाराष्ट्र में निवेश कर ले वो फिर कहीं और निवेश नहीं कर सकता। एक मोठा MOU महाराष्ट्र सरकारने केलेला आहे। जवळपास 3 लाख कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट आहे, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळे सेक्टर्स आहेत। विशेषतः गडचिरोलीला स्टील प्लांट असेल किंवा कंप्लीट सोलर इंटिग्रेशन मेकॅनिझम असेल किंवा EV चा प्लांट असेल, छत्रपती संभाजीनगरला, नागपूरला सोलर असेल, अशा वेगवेगळ्या पोर्टफोलिओजमध्ये एक मोठी इन्व्हेस्टमेंट या ठिकाणी जेएसडब्ल्यू ग्रुपने केलेली आहे। याच्यामुळे महाराष्ट्रातलं औद्योगिक जे वातावरण आहे त्याला एक मोठा बूस्ट मिळणार आहे। वहीं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान दावोस में उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण में मूल्य संवर्धन और सतत विकास पर पैनल चर्चा में वो शामिल हुए। पैनल डिस्कशन में केंद्रीय मंत्री ने भारत की नवाचार और वैश्विक सहभागिता की पहलों को पेश किया। चर्चा में नादिर कोतरेज और नवनीत रविकर भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि भारत ने सुनिश्चित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को व्यापार में आसानी, मंजूरी और अन्य सुविधाएं मिलें और इस वजह से इस क्षेत्र में बड़े निवेश हो रहे हैं। India has been very, very clear in terms of global collaboration, and I think our representation at Davos every year asserts our commitment towards the global collaboration where, we want the whole globe, whole world to progress together. My Prime Minister is also very clear with his vision when he talks about India. We want to present India at an international market where we can help each other with new technologies, with new collaborations. आपको बता दें इससे पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कोका-कोला के CEO हेनरिक ब्राउन से भी मिले और भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को और सशक्त बनाने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परस्पर सहयोग के माध्यम से भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए काम करेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत में अधिक अमेरिकी ईंधन आने की संभावना है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को तेल की आपूर्ति करने वालों की संख्या पहले ही 27 से बढ़कर 39 हो गई है। अगर इससे ज़्यादा तेल आता है तो भारत इसका स्वागत करेगा। अमेरिका में ट्रंप की घोषणाओं पर भारत नज़र बनाए हुए है। और आइए अब बात करते हैं आज के फोकस की। आज के फोकस में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर। बेटियों के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए सुकन्या समृद्धि योजना के आज 10 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। योजना के तहत नवंबर 2024 तक 4 करोड़ 10 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जो लोगों की बढ़ती जागरूकता का प्रमाण है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। देश में लाखों बेटियों के सपनों को साकार करने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना सफलतापूर्वक अपने 10 वर्ष पूरे कर चुकी है। बेटियों की आकांक्षाओं को पोषित करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से के रूप में 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई।
वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के समावेश के साथ पिछले एक दशक में योजना काफी असरदार रही है। योजना के तहत बेटी के जन्म के समय या 10 साल की उम्र तक खाता खोला जा सकता है। 250 रुपए की न्यूनतम राशि से सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं। माता पिता या संरक्षक केवल 2 बालिकाओं के लिए खाता खोल सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान ब्याज दर 8.2% है। नवंबर 2024 तक 4 करोड़ 10 लाख से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। नवंबर 2024 तक इन खातों में कुल 2,63,720 करोड़ रुपए जमा हुए। साथ ही जमा राशि पर इनकम टैक्स में छूट का लाभ भी मिलता है। इसके अलावा खाते में रकम खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष पूर्ण होने तक जमा की जा सकती है और खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्व होता है। योजना के तहत बेटी की उम्र 18 वर्ष होने पर खाते से जमा राशि का 50% हिस्सा निकाला जा सकता है। इस योजना से परिवारों को अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ समावेशिता और प्रगति की संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसका जन्म होते ही मैंने प्रधानमंत्री की सुकन्या समृद्धि योजना ले ली थी। ये योजना बच्चियों को उनकी शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इनके पहले जन्मदिन पर ही मैंने इनको उपहार स्वरूप इनका अकाउंट खुलवाया था सुकन्या समृद्धि योजना में, जो आप पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों से खुलवा सकते हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की लाडली बेटियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। 10 वर्ष पूरे कर चुकी सुकन्या समृद्धि योजना देश में बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल का प्रमाण है। शिक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए इस योजना से परिवारों में वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिला है। साथ ही खाता खोलने में लगातार हो रही वृद्धि लोगों में बढ़ती जागरूकता और स्वीकृति का संकेत है। जैसे जैसे राष्ट्र लैंगिक समानता और समावेशन की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखता है, सुकन्या समृद्धि योजना यह सुनिश्चित करती है कि हर लड़की को एक समर्थक और सशक्त वातावरण में सपने देखने, हासिल करने और आगे बढ़ने का अवसर मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस योजना से संबंधित और जो खास बातें हैं, 10 वर्ष इसको पूरे हो चुके हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ हम आपको एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम से पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। आज हम फोकस में बात कर रहे हैं यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर, जो कि अब एक दशक यानी 10 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। और इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरशरण राय बंसल जी, आप सीजीएम और सीएमएसओ हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा गुरशरण जी, जब भी हम बात करते हैं कि बेटियों के भविष्य की और उसके साथ साथ जब एक निवेश की जो आदत पड़ जाती है, किस तरीके से आप देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की जो 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं आज? देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना जो है बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए, जैसा कि हम देख चुके हैं, एक बहुत बड़ा उपहार है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा।
और इस निवेश को और सुविधाजनक बनाने के लिए जैसा कि डाक विभाग के अंदर आप जानते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो बहुत बड़ी सुविधा लेकर के आया है, वो ये है कि अब आप डिजिटल तरीके से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आप जैसे सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने के बाद चाहे हमारे देश के सोल्जर्स हैं, चाहे कोई अन्य किसान हैं, कोई और भाई हैं, वो दूर दराज भी चले जाते हैं तो वो घर बैठे अपना ऑनलाइन माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि खाते के अंदर। और इस तरह से जो हमारे कई बार हमने देखा होगा कि खाता जो है डिफॉल्ट में चला जाता है क्योंकि उसमें पेमेंट नहीं हो पाता है, पूरे वर्ष में हम लोग निवेश नहीं कर पाते हैं, दोबारा जमा राशि नहीं जमा करा पाते हैं। तो वो जो सुविधा है, और उसमें ब्याज का भी लॉस है क्योंकि वो खाते में जो पैसा जो उनको जमा कराना था वो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है जिसमें ब्याज दर कम है। तो ये सुकन्या समृद्धि के खाते में निवेश जो है आप घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर के या बैंक में जाकर के आपको खाते में जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो करीब 4 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा जो खाते हैं वो अब तक खोले जा चुके हैं। नवंबर 2024 तक का ये आंकड़ा है। लेकिन अगर किसी वजह से अगर हमारी जो उसमें न्यूनतम राशि है 250 रुपये की वो हम जमा नहीं कर पाते, उसके बाद क्या प्रावधान है? उसके बाद ये प्रावधान है कि वो अगले साल अगर वो मिनिमम 250 रुपया प्लस 50 रुपया शुल्क दे करके उसको दोबारा से एक्टिवेट करा सकते हैं और उस दोबारा से शुरू कर सकते हैं। जी, उसको एक फाइन के तौर पर 50 रुपये की जो राशि है यानी वो देनी पड़ेगी पेनल्टी के रूप में। खाता जो है लेकिन चलता रहेगा, वो चलता रहेगा और ब्याज भी उस पे एज इट इज चलता रहता है। जी, लेकिन क्या गुलशन जी अक्सर हम देखते हैं कि अभी जो बैंक है उसमें तो ट्रांसफ़र फैसिलिटी रहती है, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो हमारे पोस्टल की बात करते हैं, पोस्ट की बात करते हैं, डाक विभाग की बात करते हैं, तो क्या ये सुविधा यहाँ भी है कि हम बैंक से उसको इधर ट्रांसफ़र कर सकें खाते को? हाँ, खाता जो है बैंक से पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस से बैंक, ये दोनों प्रावधान हैं। किसी भी बैंक में आप वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस का खाता और बैंक का खाता पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करना, उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जी, लेकिन अगर अब तक देखा जाए क्योंकि 10 वर्षों की एक लंबी यात्रा जो है इस योजना ने पूरी की है और जिस तरीके से लोग इससे जुड़ते गए हैं, अगर हम बात कर रहे हैं क्योंकि करीब 4 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा जब लोग जुड़ चुके हैं, ऐसे में कितना लाभ उसके ज़रिए आपको दिखता है? क्योंकि आर्थिक तौर पर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सामाजिक रूप पे देखा जाता था कि कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको पीछे माना जाता था, तो उस सोच को भी कहीं ना कहीं ये योजना तोड़ रही है। हाँ, ये ज़रूर इस सोच को तोड़ रही है क्योंकि इसमें जो है इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो ब्याज दर है वो सरकारी किसी भी योजना के अंदर सबसे अधिक ब्याज दर रहता है और इससे अधिक किसी और में नहीं है एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो वही जो चीज़ है उसका लाभ जो है वो हमारी बेटियों को मिलता है क्योंकि बहुत अच्छे ब्याज दर पे जब राशि इकट्ठा मिलती है 21 वर्ष की उम्र पे या 18 वर्ष के बाद शादी के लिए ज़रूरत पड़ती है तो बहुत बढ़िया रकम मिल जाती है, बहुत अच्छा है, जिसके लिए फ़ायदा होता है मैरिज के लिए या एजुकेशन के लिए बच्चों के जी लिए। लेकिन अब वर्तमान जो दर है अगर मैं सही हूँ तो क्या शायद वो 8.2% की दर है और इसमें क्योंकि जैसा कहा गया है कि 15 साल तक हम निवेश कर सकते हैं, जमा करते हैं, तो क्या इसमें जो हमें ब्याज मिलेगा वो चक्रवर्ती ब्याज रहता है या किस तरीके से वो मिलता है? ये चक्रवर्ती ब्याज होता है जो कि एनुअली कंपाउंडेड होता है। जी, यानी जो एक कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमें मिलेगा, उसका ज़्यादा लाभ हमें हो सकता है। जी बिल्कुल जी, और इसके साथ साथ गुलशन जी जब भी क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन ऐसे में अगर आवश्यकता हमें हो जाती है पहले कुछ, क्योंकि 21 वर्ष पे माना जाता है कि जो खाता है वो एक तरीके से परिपक्व होता है, लेकिन उससे पहले अगर आवश्यकता पड़ती है तो तब किस तरह के प्रावधान है? उसमें ये प्रावधान है कि अगर 18 वर्ष की उम्र होने के बाद 50% तक अमाउंट निकाली जा सकती है बच्चे की मैरिज के लिए या एजुकेशन के लिए, और वो एक किश्त में या कई किश्तों में निकाली जा सकती है। जी बिल्कुल, तो देखिए ये भी इसके लिए प्रावधान है, लेकिन क्या इस पे जो लोन फैसिलिटी की हम बात करते हैं वो भी जो लाभार्थी है उसको ये सुविधा दी जाती है क्या? जी फिलहाल अभी इसके ऊपर लोन की सुविधा नहीं है। जी हाँ, तो लेकिन कई सारे बदलाव जो हैं हमने इस योजना में देखे हैं जब शुरुआत की गई थी, और कहीं ना कहीं तब एक रुझान नज़र नहीं आता था जो परिवारों में अगर देखा जाए जो खासतौर से वित्तीय अनुशासन उसको हम कह सकते हैं गुलशरण जी, कि अब एक आदत के रूप में देखा जाता है कि इतना न्यूनतम राशि तो हमें जमा करानी ही है और साथ ही साथ जो परिवार हैं उनको इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जी
जी, तो अभी इसकी तरफ रुझान हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक हो गया है। पिछले कुछ गत वर्षों में इसका धीरे धीरे हम देखेंगे कि इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। नंबर ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं या जैसे बोलते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। और इसमें जो टैक्स बेनिफिट है, क्योंकि इसमें मेच्योरिटी पर भी टैक्स फ्री है और जो आपका जो आप जमा राशि करते हैं उसके ऊपर ATC का बेनिफिट भी है। तो बहुत से लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और बच्चियों के लिए खासकर जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत एक पॉपुलर स्कीम बनती जा रही है। जी बिल्कुल, काफ़ी पॉपुलर, और उसी वजह से हम देख भी सकते हैं कि 10 वर्ष जो ये योजना है आज पूरे कर रही है। और ख़ासतौर से जिन उद्देश्यों को लेकर गुलशन जी योजना की शुरुआत की गई थी, आपको क्या लगता है कहाँ तक उन उद्देश्यों की पूर्ति हो पाई है? मुझे लगता है कि जिस तरह से आज की तारीख में 4 करोड़ से ऊपर 4.1 करोड़ जो बालिकाओं के जो खाते जुड़ चुके हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत अच्छा एक नंबर हमारे साथ लोग बहुत जुड़ रहे हैं और बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टर्स बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जो जमा राशि है वो भी लगभग इस समय 2.5 लाख करोड़ जो है जो राशि जो जमा हो चुकी है, तो धीरे धीरे इसके अंदर अमाउंट बढ़ ही रही है। जी बिल्कुल, करीब अगर उसको देखा जाए तो 2,63,720 करोड़ रुपए अभी तक इस योजना के तहत, यानी नवंबर 2024 तक का जो आंकड़ा है उसके तहत जमा किए जा चुके हैं। लेकिन जो ब्याज दर है इसमें क्या किस तरह का परिवर्तन होता है, सालाना आधार पर या छमाही पर? हाँ, इसके अंदर ब्याज जो है हर क्वार्टरली ब्याज जो है वो अनाउंस किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो जैसे शुरुआत में 9.1 से स्टार्ट हुआ, फिर 9.2 हुआ, फिर धीरे धीरे कुछ क्वार्टर्स में कम हुआ, अभी 8.2% का जो है ब्याज चल रहा है लास्ट क्वार्टर। जी बिल्कुल, और ये 8.2 जो है हम देख सकते हैं कि जो बाकी स्कीम्स हैं उनमें शायद सबसे ज़्यादा एक तरीके से जो ब्याज है इस योजना के तहत दिया जा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही गुलशन जी, क्योंकि जब इस योजना के जब हम फ़ायदे देखते हैं, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बेटियां हैं उनको जब पढ़ाई की बात की जाती है, शिक्षा की बात की जाती है, और जब हमने देखा था जो एक मुख्य अभियान शुरू हुआ था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके तहत जब इस योजना को शुरू किया गया था तो कहीं ना कहीं लोगों को अलग अलग तरह के संशय भी थे। लेकिन आज के समय में जब हम बात करते हैं तो इस योजना का ही परिणाम माना जा सकता है जो बेटियाँ लगातार हर एक क्षेत्र में अब आके नज़र आ रही हैं। जी, मुझे लगता है कि ये कंट्रीब्यूट जरूर कर रहा है जी। और इसके अलावा जो है बेटियां आज की तारीख में पूरी समाज में मैं देखता हूं कि बहुत जागरूकता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आई वुड से कि भी जो है हम बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए निवेश भी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोच भी रहे हैं और ये भी सोचते हैं आज की तारीख में कि मैरिज एज जो है वो भी हम थोड़ा आगे चल करके बेटियों का शादी और हायर एजुकेशन के लिए भी हम सोच रहे हैं। तो ये समाज के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन है, वो बहुत पॉजिटिव परिवर्तन है। बिल्कुल गुलशन जी, लेकिन जो योजना का प्रावधान है उसमें शायद 2 बेटियों के लिए इस योजना को हम एप्लीकेबल मान सकते हैं। जी जी, इसमें एक परिवार से अधिक 2 बेटियों के उनके लिए भविष्य के लिए ही हम निवेश कर सकते हैं। जी, लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि जो जुड़वा बेटियां अगर हैं, ट्विंस अगर हो जाते हैं, क्या उसमें किसी तरह का प्रावधान? उस केस में अगर जुड़वा हो जाते हैं तब इन दैट केस 3 बच्चों तक, 3 बालिकाओं के लिए भी एक परिवार में खाते खोले जा सकते हैं। जी, अब तो जैसा आपने बताया कि डिजिटल हो गया है तो काफ़ी आसान है जी, लेकिन डिजिटल में भी किस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आवश्यकता रहती है अगर हमें अकाउंट को खुलवाना है? हाँ जी, खाता खुलवाने के लिए आपको फिजिकल फॉर्म जरूर भर के देना पड़ेगा। सारा फॉर्म जो है जो डाउनलोड किया जा सकता है वेबसाइट द्वारा, लेकिन उसके बाद खाते के बाद एक बार खाता चालू हो गया, जब आपने पूरे प्रूफ दे दिए, सिग्नेचर्स वगैरह सब दे दिए, उसके बाद खाते को चालू रखने के लिए आप उसी समय आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो खाता है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके द्वारा आप ऑनलाइन घर बैठे आप उसके अंदर निवेश जब चाहे, जितनी बार चाहे, मंथ में, साल में कितनी बार चाहे आप इसमें इन्वेस्ट करते चले जाएं और राशि को 1.5 लाख तक पर ईयर आप जमा करा सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन क्या शुरुआत में भी किसी तरह का शुल्क लगता है जब हम खाता खुलवाते हैं? जी, कोई शुल्क नहीं है इसमें। मिनिमम 250 रुपए से खाता खोलना होता है, उसके बाद आप जितना चाहे जमा करा सकते हैं 1.5 लाख तक। जी बिल्कुल, और ऐसे में जब हम बात कर रहे हैं लगातार वित्तीय अनुशासन को लेकर या किस तरीके से जो वित्तीय सहायता मिल जाती है, तो यहाँ पे और भी क्या प्रावधान है? एक तो 18 वर्ष का आपने बताया कि आवश्यकता है, तब हम वहाँ से शायद 50% की निकासी कर सकते हैं। तो उसमें भी किस तरह का कोई क्लॉज है कि किन किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा? और
जी, उसके अंदर जो है हमें प्रूफ देना पड़ता है उसका कि जो है बच्ची जो है वो 10वीं पास कर चुकी है और उसको जो पैसा जो चाहिए वो या तो हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, उसका प्रूफ देना पड़ता है कि उसका एडमिशन हो गया कहीं पे और उसके लिए सर्टिफिकेट हमें देने जी, वो सर्टिफिकेट जमा कराने पड़ते हैं या शादी के लिए हम निकाल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल देखिए, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने होंगे और उसके बाद बेहतर लाभ जो है आपको इस योजना के तहत मिल सकता है। फिलहाल गुरशरण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना जो है जिसके आज 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसके ऊपर ये सारी जानकारी आपने यहाँ पर ली और जाना किस तरीके से लगातार जो योजना है वो कारगर है। फिलहाल आज इकोनॉमिक टुडे में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।